अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ पूरा चांद बाय एमन नोमान पार्ट 3। दिया मिशेल और इब्राहिम की लम्हा ब लम्हा बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती देखकर दिल ही दिल में इब्राहिम को लान तान करती लाउंज से वॉकआउट कर गई और अपने कमरे में पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा गुस्से में धड़ से बंद कर दिया था। मैं सेट कर लूँगा इसको, बेफिक्र रहें आप। मिशेल का दिया की हरकत पे हैरत से खुला हुआ मुंह देखकर वो हंसकर उसको इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में गोया हुआ, एक लौते दोस्त नहीं दुश्मन हो मेरे तुम। कमरे से लाउंज में दिया की आवाज़ सुनाई दी। सुबह के वक्त मिशेल ने 7 बजे के आसपास दिया को ज़बरदस्ती उठाया था अपने साथ नाश्ता करने के बहाने से। वो दिया को काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करते हुए देख रही थी। मिशेल ने 4 से 5 दिन तक तो खामोशी से बर्दाश्त किया, मगर फिर दिया को बस घर में रहकर लगातार कुकिंग में खुद को उलझाया हुआ देखकर आखिरकार वो भड़क उठी थी। जब से तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है तुम बहुत सुस्त हो चुकी हो दिया, मिशेल ने तमहीद बांधी। वो एकदम पॉइंट की बात पे नहीं आ सकती थी, इसलिए हल्की फुल्की गुफ्तगू के बाद उसने अपनी बात का आगाज़ किया और ब्रेड पे जाम लगाकर उसकी तरफ ज़बरदस्ती खाने के लिए बढ़ाया, क्योंकि वो बस खाली पेट चाय पी रही थी और मिशेल को वैसे भी कुछ दिन से दिया काफ़ी बुझी बुझी कमज़ोर सी लगने लगी थी। खाली खाला प्लीज़, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई सुस्त नहीं हो रही हूँ मैं। देखिए ना, मैं आपको कितने मज़े मज़े के खाने बना बना कर खिला रही हूँ। उसने मुंह के बुरे बुरे जाविये बनाकर ब्रेड का स्लाइस खाते हुए कहा। चुप कर जाओ, यहाँ तुम कुकिंग शो में विनिंग सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हो, पढ़ने के लिए आई हो। 1 हफ्ता होने को आ रहा है तुम्हारी छुट्टियां करते हुए और अब तुम्हारा कोई इरादा नहीं लग रहा यूनिवर्सिटी का। मिशेल खुफगी से गोया हुई थी, क्योंकि दिया के इरादे उसको कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मज़ीद यहाँ पढ़ना नहीं चाह रही है, जैसे किसी वजह से उसका दिल उचाट हो चुका था यहाँ से। और वो वजह मिशेल के नज़दीक उस दिन हुआ दिया की गुड किडनैपिंग वाला वाक़या था। अरे भई खाला, नाराज़ ना हो, चली जाऊंगी मैं यूनिवर्सिटी और फिर वहीं जाना है मुझे। बहरहाल मिल मुल्ला की दौड़ मस्जिद वही मेरा आखिरी ठिकाना है। बस ज़रा अगले सेमेस्टर के नोट्स तैयार कर रही हूँ आजकल, कल से चली जाऊंगी यूनिवर्सिटी। वो लापरवाही से कहती नाश्ता करने में वापस मगन हुई, जैसे दुनिया का सबसे अहम काम उसके लिए यही था फिलवक्त। कल से नहीं, आज से यूनिवर्सिटी जाओगी तुम। चलो उठो, फौरी अपना हुलिया दुरुस्त करो और यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी पकड़ो। मिशेल ने जल्दी जल्दी टेबल पे चुना नाश्ता समेटना शुरू किया था कि वो अपने साथ ही वो दिया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके ऑफिस के लिए रवाना हो जाएगी। वो इस तरह उसका इब्राहिम के साथ तश्कील दिया प्लान भी कामयाब हो जाएगा। प्लीज़ खाला यार, ये तो नाइंसाफ़ी है, एक दिन और सो लेने देना। देखिए, आपने नाश्ते के लिए उठाया, मैं फटाफट उठ गई आपके साथ नाश्ता करने के लिए, मगर अब मैं सोने जा रही हूँ, अभी कोई यूनिवर्सिटी जाने का प्रोग्राम नहीं है मेरा। वो बड़ी सी अंगड़ाई लेकर कुर्सी पर मज़ीद ईज़ी होकर बैठने लगी थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उठो बस। और हाँ, मेरे रूम में पर्पल कलर का ड्रेस है, वो पहन के तैयार हो जाओ। साथ में हमरंग हिजाब भी रखा हुआ है। शाबाश, पहन कर रेडी होकर आओ फटाफट से। मगर खाला, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, किसी फैंसी शो में तो नहीं जो इतना तैयार होकर जाऊँ। अभी कोई हल्का फुल्का ड्रेस निकाल कर रेडी हो जाती हूँ, वो भी सिर्फ आपके कहने पर, क्योंकि आप कह रही हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। वैसे मेरा तो कोई इरादा नहीं है और ना ही दिल चाह रहा है आज उन्हीं का दीदार करने का, लेकिन आपका हुक्म सर आँखों पे। वो मुंह बसुर कर कहती मिशेल को बहुत प्यारी लगी। उसका दिल चाहा दिया कि गुलाबी गालों पे चटाचट बोसा दे डाले, मगर उसकी पटरी से दोबारा उतरने का सोचकर वो दिल महसूस कर रह गई। आज फाइनल ईयर के स्टूडेंट की फेयरवेल पार्टी है, इसलिए जो ड्रेस मैंने रखा है वो पहन कर ही तुम जाओगी यूनिवर्सिटी। क्या कहा, फेयरवेल पार्टी? नहीं, अब तो बिल्कुल मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। मिशेल के इंकशाफ पे तो दिया ने कतई एक दफ़ा भी फिर यूनिवर्सिटी जाने से मुंह मोड़ा। दिया, मिशेल ने सख्त घूरी से उसको नवाजा था और मजीद दिया कि एक ना सुनी मिशेल के गुस्से से खाइफ होकर वो अजीब व गरीब से मुंह बनाती बगैर चूचरा किए कपड़े तब्दील करने के लिए बढ़ गई, ये सोचे बगैर कि मिशेल को आज की फेयरवेल पार्टी के बारे में कैसे मालूम हुआ। बेस्ट ऑफ लक दिया। जब यूनिवर्सिटी पहुंच कर दिया उतरने लगी तो मिशेल ने उसके दाएं शाने पे प्यार भरी थपकी दी और मोहब्बत भरे लहजे में उसे विश किया।
بیسٹ آف لک کس لیے خالہ؟ میں کیا کوئی تمغت امتیاز کرنے کے لیے جا رہی ہوں؟ دیا نے ایک بھاؤ کو اچکا کر حیرت سے پوچھا۔ مشیل کا رویہ اس کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ آنکھوں میں ناچتی شرارت کو وہ باقاعدہ محسوس کر چکی تھی۔ تمہیں تمغہ امتیاز نہ سہی لیکن تمغہ محبت تو مل ہی سکتا ہے، یہ کہہ کر مشیل زن سے گاڑی اڑا لے گئی تھی۔ میری خالہ کا دماغ لگتا ہے پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر خاصا دیسی ہو چکا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ ڈارک پرپل کلر کا نیٹ کا گاؤن اس نے زیبدن کیا ہوا تھا جس کے نیچے کین لگے تھے۔ لگنے سے گاؤن کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تھے۔ بالکل پلین نیٹ کا گاؤن اور ہم رنگ حجاب پہنے وہ کسی سنڈریلا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دیا آڈیٹوریم کے اندر داخل ہو رہی تھی جب ایک لڑکی نے اس کو آڈیٹوریم کے دروازے کے باہر روک کر ٹیولپ کے پھولوں کا گلدستہ پکڑایا۔ شکریہ، مگر یہ کس لیے ہے؟ دیا نے مسکرا کر پوچھا تھا، لیکن وہ لڑکی بغیر کوئی جواب دیے بس دیا کو مسکرا کر دیکھتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی مگر پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر دیا کہ شاید آڈیٹوریم کے اندر جانے والے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ گلدستہ دیا جا رہا ہوگا۔ وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی اور تقریباً تمام اسٹوڈنٹ کافی حد تک آ چکے تھے کیونکہ آڈیٹوریم کافی حد تک بھر چکا تھا۔ یونیورسٹی میں بس اس کی ایک دو لڑکیوں سے ہیلو ہائے تھی، دوستی وغیرہ کبھی کسی سے زیادہ بڑھائی نہیں تھی اس نے، اور پھر ابراہیم نے اس کو خود میں ہی الجھا کر اتنا رکھا ہوا تھا کہ وہ سوچتی بھی کسی سے دوستی کرنے کا تو شاید ہی ممکن ہو پاتا۔ ابھی آڈیٹوریم کے اندر داخل ہو کر چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسپاٹ لائٹ کی روشنی نے اس کے گرد اجالا کیا تھا۔ پورے آڈیٹوریم کی لائٹیں بند ہو چکی تھی، صرف اسٹیج پر بیٹھے ابراہیم کے اوپر اسپاٹ لائٹ تھی اور دیا کے اوپر۔ ابراہیم اسٹیج پر آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہاتھ میں گٹار بجا رہا تھا۔ ارد گرد ڈھیر سارے لال رنگ کے غبارے موجود تھے۔ بلیک سلک کی شرٹ پہنے، حسب عادت گریبان کے 2 بٹن چاک کیے، وہ جینس کی بلو کلر کی پینٹ پہنے لمحے بھر کے لیے دیا کی سانسوں پہ قابض ہوا تھا اور اس پر تضاد اس کا دیا کی طرف دیکھ کر نگاہوں ہی نگاہوں سے تعلق بنا کر گانا وہ دم سادھے جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ پورے آڈیٹوریم میں خاموشی رقص کر رہی تھی ابراہیم کے گانے پر۔ Who just want to leave and never come back and you are the perfect company. You got dreams like me. Please can you take me away? So let's ride away with you. Into the dark, into my heart, I'll follow you. I need you, I need you, I need you. وہ محسوس کر سکتی تھی ابراہیم کی آواز میں واضح ایک سوز اور کشش کو۔ بہت سی انکہی داستانیں آپ بیتی بن کر سنا رہی تھی، انجان درد تھے جو روح کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ جیسے دیا کے ساتھ بھی ان کے خوابوں میں وحشت نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا، وہی وحشت اس وقت اس کو ابراہیم کی گہری راز کھولتی آنکھوں میں رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ مغرور و بے نیازی سے لبریز چال چلتا وہ دیا کے بالکل عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ابراہیم نے دیا کے پھولوں کا گلدستہ پکڑے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اسپاٹ لائٹ کی رنگ برنگی روشنی اب بس دونوں کے اوپر تھی اور باقی کے پورا آڈیٹوریم میں اندھیرے کا راج تھا۔ Will you marry me? I need you دیا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اپنی بات کو اردو میں کہنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے دل میں ادھم مچاتی خواہش کا اظہار اردو زبان میں بھی کر ڈالا تھا۔ ابراہیم کا مدھم سرگوشیانہ لہجہ سماعتوں میں اتر کر رس گھولنے لگا تھا۔ اس کی نگاہوں سے دیا کو اپنا صبیح چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا، ہاتھ جیسے کسی دہکتے انگاروں کی گرفت میں آئے تھے۔ دیا کا ہاتھ ابراہیم کی گرفت میں قید جانی پہچانی سی حرارت اور لمس محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر وہ ہوا تھا جس کی دیا تو کیا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ ابراہیم نے بہت تیزی سے دیا کی نازک کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دباؤ ڈال کر اس کو خود سے قریب کیا تھا، پھر اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے برسوں کی پیاس کو مٹانا شروع کیا تھا۔ دیا ششدر سی ابراہیم کی سرزد کی گئی حرکت پہ سن سی رہ گئی تھی اور ابراہیم تو جیسے انجام سے بے خبر رہنا چاہتا تھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے کافی دیر تک وہ اپنی پیاسی روح کو اس کے ہونٹوں کی لذت سے سیراب کر رہا تھا۔ پورا آڈیٹوریم تالیوں کی گونج سے گنگنا اٹھا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس اتنے مکمل پیار کے اظہار اور شادی کے لیے دیے گئے پرپوزل پر خوشی سے سیٹیاں اور تالیاں بجانے میں مصروف تھے۔
सानियों के बाद पूरा हॉल एक दफ़ा फिर रोशनी से नहा गया था। स्पॉटलाइट बंद कर दी गई थी। मेरे नज़दीक रिश्ते इस तरह से नहीं बनते और मेरे माशरे में इस पाकीज़ा रिश्ते की बहुत ख़ास अहमियत और एहतराम है, और ये जो तुमने फ़ैल अभी कुछ देर पहले सर अंजाम दिया है, ये बेशर्मी और गुनाह के ज़िम्रे में आता है। इश्तियाल आमेज़ लहजे में कहती वो हाथ में मौजूद गुलदस्ते को बेदर्दी से पीछे उछाल चुकी थी जो इब्राहिम ने उसके लिए भिजवाया था। रोमी के हाथों ऑडिटोरियम के दरवाजे पे फूल जो कुछ देर पहले दिया के हाथों में अपनी किस्मत पे रश्क करते नहीं थक रहे थे, अब वही फूल ज़मीन की जीनत बने लोगों के कदमों में ढेर हुए अपनी बेकदरी पे मातम कर रहे थे। इब्राहिम ने एक नज़र फूलों को देखा और फिर दिया को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था, लेकिन वो सिसकियां भरती उल्टे कदमों पीछे पलटते हुए नफ़ी में सर हिलाती शर्म से पानी पानी हुई ऑडिटोरियम से तो क्या यूनिवर्सिटी से ही बाहर निकलती चली गई थी। उसके लिए ये मकाम ज़मीन में दफन होने के लिए काफ़ी था। ये सोच उसके दिलो दिमाग पे किचकोले खा रही थी कि उसको किसी गैर मर्द ने भरे मजमे के सामने लबों पे बोसा दे डाला था। दूसरी तरफ इब्राहिम दिया के बहते आंसू देखकर अभी तक अपनी जगह पर मुंजमद खड़ा रह गया था। दिया जब से यूनिवर्सिटी से आई थी बस अपने कमरे में आकर बेड के सिरहाने बैठी टेक लगाए बुरी तरह से रोए चली जा रही थी। मिशेल भी ऑफिस में थी। अभी सुबह के सिर्फ 11 बजे थे और ये मिशेल के ऑफिस के औकात थे, वरना अगर वो घर में होती तो दिया को काफ़ी हद तक संभाल लेती। अपनी तन्हाई से वहशतज़दा होकर उसने बेबसी से दादी को पाकिस्तान कॉल मिला ली थी। क्या हुआ है दिया बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्यों रो रही हो ज़ारों का तार? बेटा कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। दिया ने पाकिस्तान फ़ोन मिला कि अपनी दादी को बस रोना शुरू कर दिया था। बगैर कुछ बोले बस वो ज़ारों का तार रोने में मसरूफ़ थी और दूसरी तरफ उसकी दादी थी जो अपनी पोती की इस हालत पर परेशानी से हलकान हो रही थी। उनको लग रहा था शायद कि दिया के साथ वही ख्वाब वाली सूरत हाल दरपेश आ गई हो जिसकी वजह से उसकी हालत इस हद तक बिगड़ गई है। बस दादी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग या तो जल्द अज जल्द मेरे पास आ जाए या फिर मुझे पाकिस्तान बुला लें। उसने हिचकियों के दरमियान बहुत मुश्किल से जुमला अदा किया। कुछ ही वक्त में हर चीज़ से उसका दिल उचाट होकर रह गया था। बेटा कुछ हुआ है तो बोलो मेरी बच्ची। उन्होंने आखिरी बार कोशिश की दिया की परेशानी जान लेने की। नहीं बस मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है दादू, मैं मर जाऊंगी दादू। आप आ जाए मामा को ले जल्दी से बाबा के साथ, प्लीज़ दादू प्लीज़। दिया की कही अगली बात ने तो गोया दादी के शक को यकीन में बदल दिया था। वो महसूस कर चुकी थी कि शायद दिया एंजाइटी के अटैक के ज़ेर असर थी। मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहती, मुझे वापस पाकिस्तान आना है, बस जल्द अज जल्द। अच्छा मेरी बच्ची तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे बाबा के घर आते ही मैं उससे बात करके फिर तुमसे बात करती हूँ, दादी ने जल्दी से कहा। उनको डर था कि कहीं वाकई दिया सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी तालीम को खैरबाद कहकर पाकिस्तान ही वापस आने का फैसला ना कर डाले। उन्होंने फैसला किया था कि वो बेटे और बहू को फौरी दिया के पास रवाना कर देंगी ताकि उसके साथ कुछ दिन रहकर वो दोनों उसको बहला के वापस आ जाए, वरना वो अपनी पोती से किसी भी बेवकूफ़ी की तौका कर सकती थी। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मिशेल ने आज ऑफिस की छुट्टी ली हुई थी बहन और बहनोई की पाकिस्तान से आने की खुशी में। कोई नहीं जा रहा पाकिस्तान। दिया की पाकिस्तान जाने की रट लगाने पर मिशेल ने ऐलान किया, क्योंकि जब से नाश्ता लगा था दिया की सिर्फ एक ही रट थी कि वो अब नसीम साहब और साजिदा बेगम के साथ पाकिस्तान वापस जाएगी। तुम अपनी तालीम मुकम्मल करके ही जाओगी यहाँ से, ये बात समझ लो दिया। और फिर मेरा क्या, मुझे पहले तुमने अपना आदी बना दिया और अब तुम मुझे तन्हा छोड़ के वापस जाओगी। नहीं मिशेल, अगर दिया चाहती है कि वो पाकिस्तान जाए तो कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान जाके तालीम मुकम्मल कर लेगी। बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम भी पाकिस्तान चलो हमारे साथ। दिया की माँ साजिदा बेगम मिशेल से गोया हुई थी। वो लोग पाकिस्तान से फ्लोरिडा एक दिन पहले पिछली शब ही पहुंचे थे। जब दादी ने नसीम साहब को दिया के रोने और परेशान होकर फ़ोन करने के बारे में बताया तो नसीम साहब ने उसके अगले दिन ही पूरी फैमिली के लिए जहाज़ की सीटों की बुकिंग करवा ली थी। दादी ने जाने से इनकार कर दिया था, वो हार्ट पेशेंट थी, लंबा सफ़र उनकी बस की बात ना रही थी, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी के घर चली गई थी ताकि नसीम साहब बेफिक्र होकर अमेरिका चले जाए, वरना वो माँ को तनहा छोड़कर घर पर कभी भी इतने दूर ना जाते। ऑडिटोरियम वाले किस्से को 5 दिन गुजर चुके थे। दिया ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। मिशेल के बार बार पूछने पर भी दिया ने कुछ नहीं बताया था। उसको परेशान होकर मिशेल ने इब्राहिम से भी माजरा मालूम करना चाहा, लेकिन वो भी टाल गया था।
मिशेल को मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वो काफ़ी तजस्सुस में थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। फेयरवेल वाले दिन की जो दिया ने दिल पर ही लगा लिया और इतनी बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गई कि अपना होश ही ना रहा। मगर काफ़ी हाथ पैर मारने के बावजूद कोई सिरा हाथ में नहीं आया था, सिवाय उसके कि इब्राहिम का प्रपोज करना शायद दिया को नागवार गुजरा है। खाला, मैं कल से यहाँ आया हुआ हूँ और आप है कि कहीं घुमाने फिराने तक का प्रोग्राम नहीं बना रही है। जैद, दिया का छोटा भाई, खुफगी से मुंह बसोकर गोया हुआ मिशेल से। तो ये बात है, छोटे मियाँ को सैर करनी है। अभी कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, क्या ख्याल है? कल सुबह चलते हैं फिर हम वॉल्ट डिज्नी थीम पार्क। मिशेल ने जैद के गालों पर प्यार भरी चुटकी भरते हुए खटाक से प्रोग्राम बना डाला। हाँ, ये ठीक है। मियामी से अर्नाल्डो 4 से 5 घंटे की ड्राइव है और फिर रुकते रुकाते इंजॉय करते जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है दिया, क्या प्रोग्राम डन कर दें? नसीम साहब ने बेटी को खुश करने और उसके दिलो दिमाग के अंदर चलती सर्द जंग से उसको निकालने के लिए जल्दी से प्रोग्राम तरतीब कर डाला था। ओके डन, हम लोग कल जा रहे हैं वॉल्ट डिज्नी पूरे 2 दिन के लिए। दिया ने भी सबकी खुशी के लिए हामी भर ली थी। वो लोग वॉल्ट डिज्नी के लिए निकल चुके थे। सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद दिया, मिशेल और जैद गाड़ी में पीछे बैठे थे, जबकि नसीम साहब गाड़ी चला रहे थे और साजिदा बेगम आगे उनके साथ बैठी हुई थी। कोई हमें फॉलो नहीं कर रहा है दिया, बस तुम्हें महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिया को काफ़ी देर से महसूस हो रहा था जैसे कोई उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन वो हर बार हमेशा की तरह अपना वहम समझकर सर झटक जाती। लेकिन फिर जब वो ज़्यादा महसूस करने लगी, किसी की गाड़ी को साए की तरह उनकी गाड़ी के आगे पीछे चलता हुआ, तो कई दफ़ा उसने मिशेल को भी आहिस्ता से बताया, लेकिन मिशेल भी यही बोलकर उसको टाल गई थी। इसके बाद दिया बिल्कुल खामोश रही। सारा रास्ता उसने खिड़की से बाहर ना देखा था, जैसे डर था कि कहीं किसी खास शख्स की वो झलक ना दिख जाए। चलो भाई, बच्चा पार्टी आ गई, तुम्हारी मंजिल, गाड़ी से उतरो दोनों। मिशेल ने जोरों शोर से ऐलान किया और पहले सोए जैद और फिर दिया को उठाया। दोनों बड़े मज़े से 1 घंटे से सो रहे थे। सबके साथ वॉल्ट डिज्नी की सैर करने का एक अलग ही मज़ा था। कई दफ़ा मिशेल यहाँ आ चुकी थी, लेकिन वॉल्ट डिज्नी जगह ही ऐसी थी कि जितनी बार भी वो यहाँ आ जाती उसका दिल ही नहीं भरता था, और आज भी वो बहुत एक्साइटेड थी। ऐसा लग रहा था वॉल्ट डिज्नी के अंदर दाखिल होने के बाद किसी और ही ख्वाबों की दुनिया में कदम रख दिया हो। वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ घूमते इंजॉय करते रहे। अंदर तमाम हॉलीवुड फिल्मों के स्टूडियोज़ फासले से बने हुए थे और इस तरह लग रहे थे जैसे अंदर हकीकी किरदार रहते हो, काम करते हो और खूबसूरत ज़िंदगी जीते हो। सामने से आते डिज्नी कैरेक्टर्स की परेड सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर गई थी। डिज्नी वर्ल्ड के सब किरदार पूरी शान से परेड का हिस्सा बने हुए थे। सबसे ज़्यादा पुरकशिश खूबसूरत प्रिंसेस का महल था, जो इस जगह की शान को 4 चांद लगा रहा था। ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे देखने वाला खुद भी इसी का किरदार हो। ओह वाह वापी, ये तो वही रोलर कोस्टर है जो हॉलीवुड की मशहूर मूवीज़ में आई थी। जैद ने एक्साइटेड होकर बाएं तरफ ऊंचाई पे गोल घूमती रोलर कोस्टर की तरफ इशारा किया था। हाँ, ये तो वही रोलर कोस्टर है, चल रही है और काफ़ी खतरनाक भी लग रही है उसकी राइड। दिया ने रोलर कोस्टर को बुलंदी पे जाकर वापस नीचे रफ्तार में आता देख झरझरी लेते हुए कहा, तो फिर बच्चा पार्टी, क्या ख्याल है, इसमें बैठ के देखा जाए? मिशेल ने पीछे से दोनों की गर्दन में हाथ डालकर पूछा। मैं तो तैयार हूँ खाला, मगर ये मेरी आपी इंतहाई दर्जे की डरपोक है, ये कहाँ बैठेगी? जैद ने मिशेल से बात करते हुए दिया को जबान चढ़ाई थी। किसने कहा मैं नहीं बैठूंगी? मैं तो ज़रूर बैठूंगी, और देखना तुम्हें डर लगेगा सबसे ज़्यादा, तुम्हारी ही चीखें फिजा में बुलंद हो रही होगी जब ये रोलर कोस्टर चलेगी तो। दिया ने जैद को हल्का सा पंच रसीद किया। वो कैसे अपना हिसाब छोड़ देती जैद के ऊपर। नसीम साहब और साजिदा बेगम काफ़ी चलने के बाद थक चुके थे, इसलिए थोड़े फासले पर मौजूद बनी बेंच पर थोड़ी देर आराम की गर्ज से टिक चुके थे। वो तीनों राइड लेने को तैयार अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके थे। मिशेल को दिया से थोड़ा आगे की सीट मिली थी। भीड़ के पास वो तीनों आगे पीछे अलग अलग नशिस्त पर बैठे थे। मिला वजह हिटलर की बहन बनने की क्या जरूरत थी मुझे? अब यहाँ बैठ तो गई हूँ, लेकिन खौफ के मारे दिल कांप रहा है मेरा। रोलर कोस्टर की बुलंदी पे जाके गोल गोल घूमने का सोचकर उसकी रूह फना हो रही थी। ऊपर से किस्मत का करना ये था कि मिशेल और जैद भी साथ न थे। एक झटके से रोलर कोस्टर को स्टार्ट हुई थी
रोलर कोस्टर स्टार्ट हुई थी। दिया की चीखें हवा में बुलंद होने लगी थी। अचानक किसी का भारी हाथ दिया को अपने शाने पर महसूस हुआ, जैसे कोई उसको इस बात का यकीन दिला रहा है कि वो उसके साथ है और अपने होने का तहफ़्फ़ुज़ बख्श रहा था। दिया के खौफ ने ज़ेरे असर सख्ती से आंखें मीची हुई थी। उसके अंदर पीछे पलट कर देखने तक की हिम्मत न थी। रोलर कोस्टर से तेज रफ्तार में बुलंदी पे पहुंचकर झटके खाकर ऊपर नीचे होती गोल घूमना शुरू हो चुकी थी। दिया की तो जैसे आधी जान ही निकल गई थी। सेफ्टी होल्डर्स को पकड़े वो बस जितनी आयत को याद करके इन सब का विरोध किए जा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके राइड खत्म हुई। दिया ने चंद लम्हों बाद पट से आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और झट से पीछे मुड़कर देखा कि ऐसा कौन था जिसकी मौजूदगी से उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। लेकिन अपने पीछे की खाली सीट देखकर वो एक दफ़ा फिर हैरान होने के साथ परेशान भी हो चुकी थी। कौन था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था? वो यही सोच अपने साथ लिए रोलर कोस्टर के एरिया से बाहर निकल आई थी। मिशेल और जैद अभी बाहर नहीं आए थे। वो इनका इंतजार कर रही थी जब अचानक उसकी नज़र सामने मौजूद शीशे पर पड़ी। वो हकदक सी रह गई थी। शीशे में मौजूद लोगों के हुजूम में उसको इब्राहिम की झलक दिखाई दी थी। दिया ने जल्दी से मुड़कर पीछे देखा, मगर वहां पर इब्राहिम का नामो निशान तक न था। एक दफा फिर उसने खाइफ होकर उस शीशे में देखा जहां इब्राहिम की एक झलक उसको नजर आई थी, लेकिन अब उस शीशे में इब्राहिम की जगह एक भयानक भेड़िया नजर आ रहा था। ये बदलता मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक मर्तबा दोबारा उसने फिर से इस मकाम पे मुड़कर देखा था जहां अभी अभी उसको भेड़िया नजर आ रहा था, लेकिन अब वहां उस भेड़िए का कोई नामो निशान तक न था। क्या हुआ दिया, तुम इतने पसीने में क्यों हो रही हो? मिशेल ने दिया को परेशानी के आलम में देखा। देखकर इस्तफसार किया। कोई खौफ के साए वाज़ेह दिया के चेहरे पर मंडला रहे थे। अरे खाला, मैंने पहले ही कहा था आप ही नहीं बैठ सकती रोलर कोस्टर में। बेचारी डर गई। जैद ने करीब आकर लुकमा दिया। चुप करो तुम जैद, बिल्कुल। दिया, मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा, कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से तुम खौफजदा हो? वो दिया की तरफ वापस मुड़ी, भांजे को चुप करवा कर, क्योंकि दिया के चेहरे के तासुरात पे मिशेल को किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। खाला, मैंने इधर अभी अभी भेड़िया देखा है। मिशेल ने उस जगह इशारा किया जहां अभी उसने अपनी आंखों से पहले इब्राहिम और फिर भेड़िए को देखा था। वहां तो कोई नहीं है। मिशेल ने इधर उधर नजर घुमाई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके पास वो चौंकती। अरे हो सकता है आपको वॉल्फ की कॉस्ट्यूम पहना कोई कैरेक्टर दिख गया हो और आप उसको देखकर डर गई हो। जैद ने वहां घूमते बेहिसाब कैरेक्टर्स की तरफ इशारा किया। हाँ, ये तो हो सकता है, बल्कि ऐसा ही हुआ है। दिया, तुमने किसी कैरेक्टर को देख लिया होगा। मिशेल ने भी भांजे की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि वहां ऐसे बहुत से किरदार घूम रहे थे। लेकिन दिया ने महज हाँ में सर हिलाया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो मुतमईन नहीं है अंदर से। कुछ देर हुई थी उसको नींद की वादी में गुम हुए। उन लोगों ने वहां वॉल्ट डिज्नी के अंदर ही बने रेस्ट हाउस में से अपने लिए एक क़यामगाह का इंतखाब किया था। रात का 1 बजने वाला था और सब अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। पूरे दिन सैर तफरी करने के बाद सब लोग बुरी तरह से थकावट का शिकार थे। वो अभी गहरी नींद में ना उतरी थी, सोई जागी सी कैफियत में थी जब होटल के कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुलकर दोबारा से बंद हुआ था। दिया नर्म और गदास कंफर्टर के अंदर घुसी हुई थी जब किसी ने उसकी पिंडली से कंफर्टर को हल्का सा सरका कर पैर की उंगलियों को पोरों से छुआ था। वो अपनी आरामदा नाइटी से एब्तन किए हुए थी। दिया को महसूस हुआ किसी ने उसकी कंफर्टर को हल्का सा हटाकर उसके वजूद पर झुकाव डाला। कुछ पल खामोशी से सरक गए थे, लेकिन फिर उसको अपने पेट पे किसी वजूद के हाथ की पुश्त रेंगती हुई महसूस हुई। किसी ने उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथों को बिस्तर से कुछ इस तरह लगाया था कि तमाम फरार की राहें मसदूद कर डाली थी। उसकी आंखें चंद लम्हों के अंदर ही वाह हुई थी, लेकिन हल्की मध्यम रोशनी होने के बावजूद वो खौफ के ज़ेरे असर अपने कंफर्टर में मौजूद खुद पर काबिज वजूद को नहीं देख सकी थी। बस दम साधे चित लेटी हुई थी।
अब उसको अपनी गर्दन पर लबों का झुलसा देने वाला लम्स जलता हुआ महसूस होने लगा था। दिया ने खौफ के मारे आंखें सख्ती से मीची हुई थी। वो शोर करना चाह रही थी, अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ ने हलक से निकलने से इनकार कर डाला था। वो चाह कर भी अपने वजूद को हरकत में नहीं ला पा रही थी, और उसकी एक बड़ी वजह इस शख्स की अपने वजूद के ऊपर मौजूदगी भी थी। उसकी आंखों से आंसू मुतवातिर बहने लगे थे जब किसी ने उसकी आंखों को चूमते हुए उसके लबों को चूमा था, और यही वो लम्हा था जब वो पहचान गई थी कि ये लम्स किसका है। वो अब मज़ाहमत करना चाहती थी, मगर मज़ाहमत करने के लिए भी हिम्मत दरकार होती है, जो दिया के अंदर दम तोड़ चुकी थी। चंद लम्हे चुपचाप गुजरे थे और फिर अंदर आने वाला शख्स जिस तरह दबे कदमों आया था, उसी तरह वापस बिना आवाज़ किए जा भी चुका था। वो कमरे में मौजूद लैंप की रोशनी तेज करके झटके से उठ बैठी थी। बेतरतीब सांसें और धक धक करते दिल के साथ वो बेचैन होकर बाथरूम की तरफ भागी थी। धड़ाम से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर उसने बाथरूम के अंदर की तमाम लाइटें बिजली के बटन पर हाथ मारकर रोशन कर डाली थी। ये निशानात मेरे चेहरे की सुर्खी नहीं, ये सब ख्वाब नहीं हो सकता, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। वो हिज़यानी अंदाज में कहती गर्दन और चेहरे को बार बार छू रही थी, जैसे उस शख्स के लम्स को अपने वजूद से मिटाना चाह रही थी, जो उसको आग के भड़कते शोलों की तरफ ढकेल रहा था। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है, अब और नहीं सह सकती हूँ। वो जिस तेज़ रफ्तारी से बाथरूम में गई थी, उसी तेज़ रफ्तारी से कमरे में से बाहर आई थी और झपटने के अंदाज में साइड टेबल पे रखे अपने मोबाइल की तरफ लपकी थी। फ़ोन उठाकर उसने इब्राहिम के नंबर पर कॉल मिलाई थी। तकरीबन तीसरी बेल पर इब्राहिम ने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। ज़हे नसीब, आज तो महबूब ने खुद ही याद कर डाला। कॉल रिसीव होते ही इब्राहिम का खुमार आलूद आवाज़ दिया कि समातों से टकराया था। अंदाज में इब्राहिम के नींद से जागने के बावजूद भी बेपनाह शौकी थी, जो जल्दी पर तेल का काम कर गई। शट अप, बस बहुत हो गया। तुम क्यों आए थे मेरे कमरे में? तुम्हारा लम्स पहचान चुकी हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। ड्रेसिंग टेबल पर रखे टीवी के रिमोट को उसने जोर से गुस्से में बेड पर फेंक दिया था। वो बगैर इब्राहिम की एक एक सुने अपनी कहे जा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी है और मैं फ़िलहाल अपने रूम में हूँ। तुम्हारे बेडरूम में आने का दिल तो बहुत है, लेकिन अगर मैं आ गया तो आग दहक जाएगी, और इसमें तुम और मैं दोनों बुरी तरह जल जाएंगे। इब्राहिम ने घड़ी में वक्त देखकर गहरे मगर बहके लहजे में कहा, और दाएं हाथ को गर्दन की पुश्त पर ले जाकर लेटे लेटे से बैठने के अंदाज में बेड ग्राउंड से टेक लगा लिया था। झूठ बोल रहे हो तुम वही थे, वो तुम ही थे ना? तुमने मुझे छुआ था अभी कुछ देर पहले मेरे कमरे में। वो कहते कहते हया से जुमला अधूरा छोड़ गई। वो बर्दाश्त से अब तड़प कर वो बर्दाश्त से अब तड़प कर इंतहा को पहुंच चुकी थी, और हिम्मत तो जैसे बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। नहीं दिया, जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल हकीकत ये है कि तुम मुझे चाहने लगी हो। तुम सोचती हो तुम्हें मेरी मौजूदगी अच्छी लगती है। मुझे सोचती हो तुम्हें मेरी मौजूदगी अच्छी लगती है। तुम शादी करना चाहती हो मुझसे। इब्राहिम ने आज दिल के हाथों मजबूर होकर जज्बात की बंधी लगाम खोल दी थी। तुम मुझे भटका रहे हो, बहका रहे हो मुझे। वो इब्राहिम की हर दलील से इनकारी थी, उसकी हर कही बात को बार बार झुठला रही थी, लेकिन दिल ने कहीं चुपके से हाँ भी कही थी इब्राहिम के हक में, मगर दिमाग ने अना को घसीटा था। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, और तुम भी मान लो मेरी बात को। और कब तक इस हकीकत से इनकार करोगी कि तुम्हें हर तरफ बस मैं ही नजर आता हूँ? तुम्हारे ख्वाब भी तुमसे बगावत कर चुके हैं, और भी मुझे तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर लोगी, और बहुत जल्द इजहार मोहब्बत करोगी मुझसे, बिल्कुल मेरी तरह। इब्राहिम का एक एक लफ्ज़ अपनी ज़बान आप बोल रहा था, हर एक जुमले में मोहब्बत की जलतरंग गूंज रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो ही नहीं सकते। सुना तुमने? नहीं हो तुम मेरी मोहब्बत। वो चीखी थी, पूरे कमरे में उसकी चीख गूंज उठी थी, उसका पूरा वजूद कांपने लगा था। अभी तक वो इब्राहिम का लम्स महसूस कर रही थी, जैसे वो अब उसके वजूद पर अपना पुरहिद्दत लम्स तमाम शिद्दतों के साथ छोड़ता मालूम हो रहा था। मोहब्बत अपना आप मनवाना चाहती है दिया। बताओ, इस वक्त भी तुम ऐसा महसूस कर रही हो ना, जैसे मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें अपने एहसास से मोहब्बत का यकीन दिला रहा हूँ। मोबाइल पे बात करने के बजाय मैं तुमसे तुम्हारे कमरे में हम कलाम हो रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं है दिया? बताओ मुझे। अब तो इकरार कर दो कि तुम मेरी मोहब्बत में पूर भीग चुकी हो। तुम मेरी होना चाहती हो, मुझे अपना आप सौंप देना चाहती हो। इब्राहिम की बातें सुनकर दिया का सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो
कॉल काट के सर थाम कर जमीन पर बैठती चली जा रही थी। दिया को इब्राहिम के कहे गए एक एक लफ्ज से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका दिमाग पढ़ रहा हो। मोहब्बत और तुमसे इब्राहिम नहीं, तुम कुछ तो हो, कोई जादूगर या फिर कोई पुरस्कार शख्सियत। तुम मेरे वजूद और दिमाग तक रसाई हासिल कर चुके हो। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार ही करके ना छोड़ दो। नसीम साहब चहलकदमी करने सुबह फजर के बाद होटल के लॉन में निकल आए थे जब अचानक किसी ने उनके कंधे पर पीछे से हाथ रखा, जैसे उनको मजीद कदम बढ़ाने से रोका था। जी फरमाइए खातून। अपने पीछे पलटकर देखने पर एक अजीब व गरीब औरत को मौजूद पाकर वो नासमझी से उससे गोया हुए, क्योंकि औरत का हुलिया बिल्कुल अंग्रेजों की खास ज्योतिष हस्तियों वाला था। घुंघराले बाल, सर पर काला कपड़ा बंधा हुआ, ढीला ढाला सफेद लिबास, गले में बड़े बड़े मोतियों की तस्बीह जैसी माला पहने हुए, वह हाथों में अजीब तर्ज के रंग बिरंगे ढेर सारे धागे पहनी वो औरत नसीम साहब को शदीद तशवीश में मुब्तला कर रही थी। तुम्हारी बेटी को एक खास मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। आधे चांद को मुकम्मल होने दो, उस लड़के के सुपुर्द कर दो अपनी बेटी को। इसी में तुम्हारी बेटी समेत सबकी भलाई है। वो औरत नसीम साहब को आंखों में आंखें डालकर बोली थी, जैसे अपनी बात की गहराई समझाना जरूरी था उसके लिए उनको। क्या बोल रही हो तुम? किसके हवाले कर दो अपनी बेटी को, और क्यों? नसीम साहब उस औरत से हैरत और बेयकीनी से इस्तफसार कर रहे थे। उनको इस औरत की दिमागी हालत पर शुबा सा हुआ था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल कह रहा है। मैं मुस्तकबिल को हाल में समझने वाली हूँ। पुरस्कारित उस औरत के हर अंदाज से आया थी। मैं किसी ऐसी ऑल फॉल बातों पर भरोसा नहीं करता, और ऐसे कैसे मैं किसी के सुपुर्द कर दूँ अपनी बेटी को। अब की बार नसीम साहब के लहजे में नरमी का शायबा तक ना रहा था। वही लड़का तो तुम्हारी बेटी का रखवाला है, हर वक्त तुम्हारी बेटी के साथ साए की तरह रहता है और किसी मुहाफिज की तरह उसकी हिफाजत करता है। बस उसके हवाले कर दो अपनी बेटी को। अपनी बात कहकर वो औरत अजीब सा मंतर पड़ती वहां से चल दी, और नसीम साहब जहाँ के तहाँ रह गए। अगले दिन दोपहर का खाना खाकर वो लोग घर वापसी के लिए रवाना हो गए। तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका था। गाड़ी मिशल चला रही थी। हंसी मजाक में पता ही नहीं चला मिशेल को कि वो गलत रोड पर गाड़ी डाल चुकी है और वो रास्ता जंगलात की तरफ जाता है। मगरिब का वक्त खत्म होके अब अंधेरा अपने पर फैला रहा था। चंद ही लम्हों में बस रात की स्याही हर तरफ छाने वाली थी। हैरत अंगेज तौर पर मिशेल को अभी तक इल्म नहीं हुआ था कि वो गाड़ी गलत रास्ते पर डाल चुकी है। ये शायद कोई कशिश थी जो गाड़ी को खुद ब खुद उस रास्ते पर खींचे चली जा रही थी। गाड़ी अचानक से बीच रास्ते में एकदम जोरदार झटका खाकर बंद हुई थी। रास्ते के दोनों एतराफ बड़े बड़े दरख्त थे और दरमियान में बस एक लंबी सड़क जा रही थी। क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रोकी है मिशेल? नसीम साहब ने मिशेल से पूछा, क्योंकि चारों तरफ खासा अंधेरा फैल चुका था। इतना कि बगैर टॉर्च लाइट के कुछ मिनट के बाद कुछ भी नजर न आता। जंगल की वजह से सड़क भी बिल्कुल वीरान पड़ी थी। उनकी गाड़ी के अलावा दूसरी किसी गाड़ी का सड़क पे नामो निशान तक न था। पता नहीं नसीम भाई, उतर कर देखती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है गाड़ी को। मिशेल कई दफा गाड़ी को चलाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन जब बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो दरवाजा खोल कर बाहर निकली थी ताकि बोनट खोल कर देख सके कि क्या खराबी है। नसीम साहब भी गाड़ी से उतर गए थे गाड़ी की मुतवक्का खराबी को मालूम करने, जबकि उसके पीछे बैठा जैद और साजिदा बेगम दोनों नींद की वादी में गुम थे, जैसे किसी ने उनको मदहोश कर डाला था। गाड़ी रुकने पर नसीम और मिशेल की बातों के बावजूद भी उन दोनों की नींद में कोई खलल नहीं आया था। दिया बगैर किसी तासुर के सुनसी गाड़ी का दरवाजा खोल कर उतरी थी, ऐसे जैसे किसी ट्रांस या तिलिस्मी के जेरे असर कोई कशिश उसको खींच रही थी, जंगल के अंदर आने का बुलावा दे रही थी। मिशेल और नसीम साहब गाड़ी का बोनट खोलकर खराबी तलाशने में मगन थे। ये महसूस ही नहीं कर सके कि दिया गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर की तरफ जा चुकी है। वो इर्द गिर्द से बेगाना हुई, बस सुनसी नाक की सिद में कदम बढ़ाए जा रही थी, लेकिन फिर अचानक उसको अपने सीने पर मौजूद निशान में जोरदार चुभन महसूस हुई और वो एकदम चौंक कर हवासों में वापस लौटी थी। अपने इर्द गिर्द का मंजर देखकर उसका दिमाग चकरा गया था। अभी उसकी हैरानी दूर नहीं हुई थी कि जंगल में उसको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई करीब आ रहा हो। दरख्तों का जोर जोर से हवा के दोष पर लहराना एतराफ के माहौल को मजीद हौलनाक बना रहा था।
वो वहशत ज़दा सी दरख्तों के दरमियान में से कई लाल आंखें चमकती हुई खुद के करीब आती बस देखती रह गई। उसने भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटने के लिए मुड़ना चाहा, मगर ये देखकर मजीद खौफज़दा हो गई कि उसके इर्द गिर्द इन लाल आंखों का घेरा तंग होता जा रहा है। वो बीच में थी, उसके गिर्द दायरा सा बना हुआ था, कैद हो चुकी थी उस दायरे में। वो फरार की कोई भी कसर बाकी ना बची थी उसके लिए जिस पर चलकर वो अपना बचाव कर पाती। एक जोरदार चीख उसकी हवा में बुलंद हुई थी। अपनी तरफ भेड़ियों को बढ़ता देखकर वो बेहोश होने के करीब थी कि कोई आंधी तूफान की तरह भेड़ियों के बनाए दायरे के बीच में कूद गया। इब्राहिम को वहां मौजूद देखकर जिंदगी में पहली दफा उसको सुकून एहसास महसूस हुआ था। इब्राहिम, मुझे बचा लो प्लीज, वो रोते हुए कहती इब्राहिम के सीने से जा लगी और उसके गिरेबान को मुट्ठियों में जकड़ लिया था सख्ती से। कुछ नहीं होगा तुम्हें दिया, मेरी जिंदगी की तुम जामिन हो और तुम्हारी हिफाजत का मैं पाबंद हूँ। इब्राहिम गंभीर लहजे में कहता, उसका सर अपने सीने में छुपा चुका था। दिया भी चुपचाप उसकी पनाह में आकर अपनी आंखें मीच गई थी। वो इस बात से बेखबर थी कि इब्राहिम की इंतहा को पहुंची हुई सुर्ख आंखों ने इर्द गिर्द मौजूद भेड़ियों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर डाला था, या फिर निगाहों की जबान में कुछ ऐसा खास कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम भेड़िए वापस पलट गए। ये सब मंजर नसीम साहब ने देख लिया था, क्योंकि वो दिया की जंगल की तरफ से आती हुई चीखों का पीछा करते हुए मोबाइल की टॉर्च खोलकर उसकी रोशनी से रास्ता खोजते वहां पहुंचे थे, और साकित निगाहों से उन्होंने खूंखार भेड़ियों को इब्राहिम के हाथ के इशारे से पलटता हुआ देखा था। वो इब्राहिम की पुश्त अपनी तरफ होने के बाद उसकी आंखें तो ना देख सके थे, मगर उसका इशारा बखूबी देख चुके थे। लेकिन इससे ज्यादा हैरान वो दिया को एक अनजान शख्स की पनाह में बिल्कुल पुरसुकून देख रहे थे। कौन हो तुम? नसीम साहब की आवाज़ में वाज़ेह तजस्सुस था। उनके दिमाग में छनाका सा हुआ था। उन्हें सुबह इस अजीब व गरीब औरत से हुई गुफ्तगू भी याद आ रही थी। मैं आपकी बेटी का रखवाला हूँ। इब्राहिम किसी छोटी सी बच्ची की तरह दिया का सर सहलाते हुए नसीम साहब की तरफ मुड़ते हुए उनसे गोया हुआ, और साथ ही साथ वो खौफ से लरसती दिया का इशारा टपक कर उसको अपने होने का इत्मीनान भी दिला रहा था। जबकि इब्राहिम के कहे जुमले ने नसीम साहब को झंझोड़ डाला था। उनको लगने लगा था उस नजूमी जैसी हुलिया वाली औरत की बात में कुछ गहराई तो ज़रूर थी, कोई राज था जो वो ढके छुपे लफ्जों में अया करके गायब हो गई थी, और वो राज और उसकी घटी आंखें उसकी उनको अब सुलझती हुई लग रही थी इब्राहिम की सूरत में। दिया बेटा, तुम ठीक हो? और क्यों तुम यूं अकेले गाड़ी से उतरकर जंगल में आ गई थी? नसीम साहब पुरसोच निगाहों से इब्राहिम को तक रहे थे, तभी मिशेल गाड़ी में रखी हुई टॉर्च को हाथ में लिए उसकी रोशनी में उन दोनों को ढूंढती हुई चली आई थी। अरे इब्राहिम, तुम यहाँ कैसे? मिशेल हैरान हुई दिया को इतने करीब इब्राहिम की आगोश में देखकर। क्या तुम इसको जानती हो? नसीम साहब ने मिशेल से दरियाफ्त किया। वो इब्राहिम से भी बहुत से सवाल करना चाहते थे कि कैसे और उसने इतनी खतरनाक भेड़ियों का अकेले मुकाबला किया, और क्यों वो भेड़िए उसको देखकर सिर्फ उसके एक इशारे से पीछे हट गए। आखिर ऐसा क्या था? ये सब उनके लिए सवालिया निशान से कम न था। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, जंगल बहुत खतरनाक है। इब्राहिम की भारी आवाज़ ने नसीम साहब को वापस हाल में आने में मदद दी थी। वो फिलहाल तमाम सोचों को झटक कर इस रास्ते की तरफ बढ़ गए जहाँ कुछ देर पहले वो तीनों जा रहे थे। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? दिया गुस्से में दंदनाती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। नसीम जहाँ जहाँ नसीम साहब और उनकी अहलिया क़याम पज़ीर थे। फजर के बाद दोनों मियाँ बीवी नमाज पढ़ने के बाद अब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जब दिया कमरे में आ धमकी। क्या हुआ दिया, क्यों इस कदर खफा हो? क्या बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? साजिदा बेगम ने बेटी का हाथ पकड़कर प्यार से उसे अपने पास बिठाया। आपने क्यों इब्राहिम से मेरा रिश्ता तय कर दिया? मुंह बसोरती हुई साजिदा बेगम को बिल्कुल नन्ही बच्ची की तरह लगी। उनको इस पर टूट कर प्यार आया था। माँ के चेहरे मोहब्बत भरे रंग देखकर वो काफी हद तक नरम पड़ चुकी थी, लेकिन माँ की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह खुफी से गोया हुई। बेटा, क्या माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला ले सकते हैं? नसीम साहब ने शफकत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं बाबा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि इब्राहिम और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ दो लोग हैं। हमारे मिजाज से लेकर आदत व इतवार तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ भी तो ममासलत नहीं रखता हम दोनों में। दिया उनको अपना नुक्ता नज़र समझाना चाह रही थी। वो पहले ही 2 दिन से बहुत हैरान परेशान थी, जब से इब्राहिम और उसकी माँ रोज़ी रिश्ता लेकर आए थे, और बहुत महज़्ज़ब अंदाज में दिया का हाथ नसीम साहब से मांगा था।
اس کو یہی لگ رہا تھا کہ نسیم صاحب اور ساجدہ بیگم اس کے لیے آئے ابراہیم کے رشتے سے انکار کر دیں گے، لیکن آج صبح اپنے موبائل پہ آئی ابراہیم کی کال ریسیو کرنے کے بعد جب اس نے چہکتی ہوئی ابراہیم کی آواز میں اپنے اور اس کے رشتے کے طے پا جانے کی مبارکباد پیش کی تو دیا کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی جو وہ ابراہیم سے بات کرنے کے بعد سیدھا ساجدہ بیگم اور نسیم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر اٹھ آئی تھی۔ بیٹا، میں نے آپ کی خالہ کے بیٹے کو کہہ کر ابراہیم کی تمام معلومات کروائی ہے۔ بہت پیارا بچہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، زیادہ کسی سے دوستی بھی نہیں، بری صحبت سے بھی دور ہے، شراب نوشی جیسی کوئی بھی بری عادت نہیں ہے اس میں، اور سب سے بڑی بات آپ کو چاہتا ہے۔ ہمیں مشل سے یہ بھی پتہ لگ چکا ہے کہ یہاں آنے کے بعد بہت ساری بری چیزیں اور حادثات پیش آئے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ سوچو تو وہ آپ کو ہمیشہ تحفظ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے آپ کی۔ نسیم صاحب کو ابراہیم اپنی بیٹی کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کئی نکات پر روشنی ڈالنے کے بعد انہوں نے ابراہیم کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ بیٹا، ہم یہ فیصلہ آپ کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کر رہے، لیکن ابراہیم میں کچھ خاص ہے جو آپ کے بابا کو نظر آیا ہے، وہ آپ کے لیے ہمیں بالکل مناسب لگا ہے۔ ساجدہ بیگم نے بھی دیا کو بہت کچھ سمجھایا اور اپنی بات کے ذریعے دیا کے لیے سوچوں کے بہت سارے سوچوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ آج ابراہیم دیا کو نسیم صاحب سے اجازت لے کر شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن پہلے وہ اس کو اپنے گھر لے کر گیا تھا کیونکہ روزی نے دیا کے لیے دوپہر کے کھانے کا بڑے دل سے انتظام کیا تھا۔ دیا کے کافی انکار کرنے کے باوجود بھی ابراہیم نے دیا کی ایک نہ سنی اور گھر لا کر ہی سکون کا سانس لیا تھا اس کو۔ آج وہ بہت خوش تھا، دیا کو قدرت نے اس کے لیے چنا تھا اور اس نے بھی دیا کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے گھر میں دیکھ کر، وہ پیار بھری نگاہوں سے دیا کو تکتا سیدھا اپنے دل میں اتارنے لگا۔ بہت پیارا ہے تمہارا گھر۔ ابراہیم کی نگاہوں سے خائف ہو کر وہ کنفیوز ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں تمہارا، میرا دل تمہارا اور یہ گھر بھی تمہارا، وہ مخمور لہجے میں بولتا اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو کیچر سے آزاد کر چکا تھا اور اپنی نشست سے اٹھ کر دیا کہ عین عقب میں آ کر ڈھیلے ڈھالے انداز میں براجمان ہو گیا تھا۔ کیوں اتنا ظلم کر رہی ہو تم ان نازک انگلیوں پر؟ کافی دیر سے دیا کو اس کی مخروطی انگلیوں کو مروڑتا دیکھ وہ اب مزید ٹوکے بغیر نہ رہ سکا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے تھام کر دیا کی انگلیاں اپنی ہاتھوں کی پوروں سے سہلانے لگا تھا۔ ابراہیم کا اتنا پیار اور احساس کرنے والا انداز دیکھ کر دیا اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ آپ پلیز سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ جائیں، وہ سٹپٹا کر ابراہیم سے تھوڑا دور ہوتی ہوئی بولی۔ گھبراہٹ میں تم سے آپ کا سفر بہت جلدی طے کر دیا جناب نے، لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے تم اتنی شائع کیوں ہو رہی ہو میرے سامنے؟ ابراہیم کو اس کا اس طرح شرمانا گھبرانا لطف دے رہا تھا۔ وہ پہلی لڑکی ایسی دیکھ رہا تھا جو محض ہاتھ پکڑنے سے ہی شرم سے لرز جاتی تھی۔ ہم پاکستانی لڑکیاں حیا کے زیور سے مالا مال ہوتی ہیں۔ غیر محسوس انداز میں ابراہیم سے تھوڑا اور دور کھسک کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ابراہیم کی زیرک نگاہ سے دیا کی یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی اور اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ کوئی نہیں، یونیورسٹی میں سارا بھی تو پاکستانی لڑکی تھی، وہ تو بڑے مزے سے سب سے فری ہو جاتی تھی۔ منہ بزور کر مثال پیش کی گئی تھی۔ خبردار، بالکل مجھے مت ملانا اس چھچوری لڑکی سے۔ خیر سے وہ تو یونیورسٹی کا اپنی مثال آپ واحد نمونہ ہے، اول درجے کی چھچوری لڑکی ہے۔ ابراہیم کی زبان سے سارا کا ذکر سن کر وہ تلملائی تھی۔ پہلے تم حیا سے سرخ ہو رہی تھی اور اب غصے سے سرخ ہو رہی ہو، لگتا ہے تمہارے چہرے پر بکھرے رنگ آج میری جان لے لیں گے۔ وہ دوبارہ دیا کے قریب ہوا اور ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اس دفعہ اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط رکھی۔ ابراہیم، ہاتھ چھوڑو، آنٹی آ گئی تو کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہ روزی کے ڈرائنگ روم میں آ جانے کا سوچ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ موم تو خوش ہوں گی ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ کر اور یہی سوچ دماغ میں لائے گی کہ بچے فیملی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترا تھا، اس کو بے قابو ہوتا دیکھ دیا جلدی سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی کچن کے دروازے پر پہنچ کے ابراہیم کو ٹھینگا دکھایا۔ اوکے
ओके पाकी गर्ल, तुम जीत गई हो मुझे, और तुम्हारी शर्म से सुर्ख पड़ जाने की अदा ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। तुम सबसे अलग हो दिया। इब्राहिम ने सोफे पर लेटते हुए फ्लाइंग किस भेजकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहा था। तुम भी यूनिवर्सिटी की सारा की तरह अव्वल दर्जे के छुछोरे हो। वो कहकर झट से किचन के अंदर गायब हो गई थी, लेकिन इब्राहिम का फलक शगाफ कह कहा किचन तक सुनाई दिया था उसको। दिया जब किचन में आई तो रोजी इस वक्त सलाद के लिए सब्जियों को धोकर एक तकोन गहरी जाली में रख रही थी ताकि सब्जियों का सारा पानी निकल जाए। दिया को किचन में आता देखकर मुस्कुराई। मैं आपकी मदद करवा देती हूँ आंटी। नहीं बेटा, तुम जाओ। शाबाश, इब्राहिम के साथ बैठकर बातें करो। आंटी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। दिया ने अपनाइए से कहते हुए कटिंग बोर्ड उठाकर सब्जी की बास्केट में रखी सब्जियों का सलाद बनाना शुरू कर दिया। अरे बेटा, मेहमान बेशक नहीं हो, लेकिन पहली दफ़ा आई हो, अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा इस तरह किचन में आकर काम करना। रोजी मसाला लगी मुर्गी को ओवन में रखकर टेम्परेचर सेट करती हुई दिया से गोया हुई। अच्छा चले, बस सलाद बनाकर चली जाऊंगी। सी सी आउच आउच। दिया की तकलीफ आवाज़ सुनकर रोजी के खाने की टेबल सेट करते हाथ थमे थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेजी से दिया की तरफ लपकी थी, क्योंकि बातों ही बातों में कटिंग करते हुए दिया अपनी उंगली पर छुरी फेर गई थी। कट कुछ ज़्यादा ही गहरा लग गया था, जिसके बाद खून बूंद बूंद टपकने लगा था। एक मिनट बस बेटा, रुको, मैं डिटॉल लेकर आती हूँ, फिर पट्टी करूंगी। रोजी परेशानी से कहती किचन की दूसरी तरफ बने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ इमदाद का डिब्बा रखा हुआ था। दिया के आंसू भी खून की तरह टप टप गिर रहे थे तकलीफ के बाद। खून की महक। इब्राहिम आंखें बंद करके दिया के बारे में सोचता मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देख रहा था, जब अचानक चौंक कर सीधा उठ बैठा था। खून की खुशबू ने उसकी तमाम गैर मामूली हसियात को बेदार कर दिया था। वो मुट्ठियों को भींच कर किचन में दाखिल हुआ था। वहशत सी सवार थी उसके ऊपर, जैसे अपने आपे में ही ना हो। आंखों में शदीद सुर्खी लिए वो किसी हैवान की तरह दिया की उंगली से बहते खून को कई सानियों तक अपनी हथेली में गिरा कर देखता रहा। खून को देखकर इब्राहिम का दिमाग सुनसा हो गया था। दिया जिब्रान परेशान इब्राहिम के चेहरे की बिगड़ते बनते तासुरात को देख रही थी। कुछ नहीं हुआ इब्राहिम, दिया को। रोजी अपने बेटे के चेहरे का तासुरात देखकर समझ चुकी थी मामले की नज़ाकत को, इसलिए एक हाथ से इब्राहिम को पीछे ढकेल कर वो दोनों के बीच दीवार की तरह हायल हुई थी। इसको डर था कि कहीं इब्राहिम दिया को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इब्राहिम, तुम जाओ यहाँ से, दिया बिल्कुल ठीक है। दिया के हाथ की बैंडेज करते हुए रोजी ने जल्दी से प्लेट पलटकर इब्राहिम को देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा था, और यही वो तरीका होता था जिससे हमेशा रोजी बेटे को उसके हवासों पर काबू करवाया करती थी। लम्हों का खेल था, अगर रोजी बीच में ना आती तो पल में सब कुछ बिगड़ जाता, लेकिन रोजी ने बर वक्त बीच में आकर इब्राहिम के मुंतशिर असाब को झंझोड़ा था। अगर वो ऐसा ना करती तो सब तबाह हो जाता। इब्राहिम की जिंदगी समेत इब्राहिम की मोहब्बत भी उससे रूठ जाती। वो भला ऐसे कैसे होने दे सकती थी। इब्राहिम जिस तरह किचन में आया था उसी तरह खामोशी से अपने आसाब को काबू में लाने की कोशिश करता किचन से बाहर निकलता चला गया। आंटी, इब्राहिम को क्या हुआ था? वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था अचानक से? दिया इब्राहिम के बदलते हुए अंदाज तासुरात में उलझी हुई थी। कुछ भी नहीं, तुम्हें तकलीफ में देखकर परेशान हो गया था। तुम ज़्यादा नहीं सोचो, तुम्हारी बैंडेज हो गई है। रोजी ने खाने की टेबल की कुर्सी घसीट कर दिया को किचन में ही अपने पास बिठा लिया था। वो अपने तौर पर दिया को बहलाने की कोशिश कर रही थी, इब्राहिम की तरफ से इत्मीनान करवाना चाह रही थी। रोजी ने इस बात का पूरा ध्यान भी रखा हुआ था कि कुछ देर तक दिया इब्राहिम के पास न जा सके, जब तक इब्राहिम बिल्कुल संभल न जाए। मगर दूसरी तरफ दिया अब भी उलझी हुई थी। वो रोजी की बातों का महज हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। दिलो दिमाग उसका इब्राहिम में ही अटका हुआ था। वो दोनों शाम के वक्त शॉपिंग के लिए निकले थे। रोजी ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया था। खाने के बाद वक्त ऐसा बातों में गुजरा कि शाम के 5 बज गए। वो दोनों शादी के हवाले से काफ़ी कुछ खरीद चुके थे, और अब दिया ने थक कर मज़ीद कुछ भी खरीदारी करने से हाथ खड़े कर लिए थे। रात के 8 बजने वाले थे। वो बुरी तरह चल चल कर थक चुकी थी। ऊपर फूड कोर्ट है, पहले डिनर कर लेते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी खाला की तरफ ड्रॉप कर दूंगा। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें खुद से दूर करने का, लेकिन मजबूरी है, क्या क्या किया जाए।
शॉपिंग मॉल की लिफ्ट का बटन दबाकर वो पास खड़ी दिया के करीब होकर शरारती लहजे में गोया हुआ और अपनी गर्दन पे हाथ फेर कर चेहरे पे जमाने भर की मजलूमियत तारी की। चलो अंदर, लिफ्ट आ गई है, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह से, ज्यादा मजलूम मत बनो। दिया उसके करीब आने पे बिदक कर पीछे हटी और उसको लिफ्ट के अंदर ढकेल कर खुद भी लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर वो दोनों बातें करते हुए फूड कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे। इब्राहिम, दोपहर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? टेबल मुंतखब करके बैठने के बाद जब इब्राहिम ने खाने का ऑर्डर दे दिया तो दिया ने झिझकते हुए पूछा। वो थोड़ी को दोनों हाथों पर टिकाए मुकम्मल इब्राहिम की तरफ मुतवज्जा थी। किस वक्त? जब मैं तुमसे रोमांस बघारने की कोशिश कर रहा था और तुम मुझ बेचारे को धक्का देकर किचन में भाग गई थी, उस वक्त की बात कर रही हो तुम? समझ तो वो गया था कि दिया उससे किस बारे में पूछ रही है, लेकिन बात को घुमाने के लिए उसने मौजू को मजाक का रंग दिया। ओफो इब्राहिम, तब की बात कर रही हूँ जब दोपहर में मेरी उंगली कट गई थी। वो इब्राहिम की बात को मजाक में उड़ाते देख कर झंझलाई थी। ओ अच्छा, वो बात पता है तुम्हें, उस वक्त मेरा तुम्हारा खून पीने का दिल चाह रहा था। दिया की आंखों में झांकते हुए इब्राहिम ने हकीकत को मजाक का रंग देते हुए मानी खैजे से कहा था। क्या तुम दरिंदे हो जो तुम्हारे अंदर ऐसी ख्वाहिश जाग रही थी? वो इब्राहिम से नजरें मिलाए बगैर खोया हुई थी। उसके दिल में अजीब सा खौफ जागा था इब्राहिम को लेकर। हाँ, अगर कहूँ ऐसा ही है तो। इब्राहिम ने गहरे लहजे में कहते हुए उसकी आंखों में झांका था, जैसे अपना अक्स उसकी आंखों में देखकर फैसला करना चाह रहा था कि उसके दिलो दिमाग में चलती जंग किस करवट पर बैठती है। और दिया इस बात से बेखबर थी कि सामने बैठा शख्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बआसानी किसी का भी दिलो दिमाग आंखों के जरिए पढ़ सकता है। इब्राहिम, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाओ, दरिंदे खून पीते हैं और अगर मेरे सामने दरिंदगी दिखाई तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मुझे हल्का मत लेना। उसने सर झटक कर अपनी अंगशत शहादत को बुलंद करते हुए, हल्का तो बिल्कुल नहीं लिया मैंने तुम्हें। तुम क्या जानो तुम तक पहुंचने के लिए कितने जतन किए हैं मैंने, इसका अंदाजा तो तुम ख्वाब में भी नहीं लगा सकती हो। उसके हाथों को थाम कर इब्राहिम ने एक जज्बे के आलम में कहा था। वो बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठाना चाहता था, लेकिन दिया शायद हकीकत को सुनकर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए गहरी सांस फिजा में खारिज करके वो खामोश हो गया। कभी कभी मुझे तुमसे डर महसूस होता है इब्राहिम, अजीब पुरस्रार से लगने लगते हो तुम। इब्राहिम की कही बात पर वो चौंक गई थी, उसको अपने ख्वाब याद आए थे। पलके उठाकर उसने इब्राहिम की आंखों में झांका था, जहां अपना अक्स उसको जुनून के साथ दिखाई देता लगा। मैं अजीब हूँ, ऐसा मेरी मदर भी बोलती है। वेटर खाना टेबल पर रखकर जा चुका था। इब्राहिम ने दिया की प्लेट में चाउमीन निकाल कर प्लेट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शट अप इब्राहिम, अगर तुम बार बार मेरी बात को मजाक में उड़ाओगे तो मैं चली जाऊंगी अभी के अभी यहाँ से उठकर। मैं तो बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए दिया। वो दिया को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए बोला। दिया, फिर से तुम मेरी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? अच्छा, नाराज मत हो, मजाक कर रहा हूँ। खफा खफा सा दिया का फूला हुआ चेहरा देखकर वो मजीद उसको परेशान करने का इरादा तर्क कर चुका था, वरना दिया को सताने में उसको बहुत लुत्फ आ रहा था। नहीं, अब मैं नाराज हूँ और इतनी आसानी से मानने वाली भी नहीं हूँ। कब से सता रहे हो तुम मुझे? वो मसनूई से गुस्से से गोया हुई। मुझे मनाने के 101 तरीके पता है, लेकिन आजमाइश शर्त है डियर। वो दिया का चेहरा मोहब्बत से अपने हाथों के प्याले में भरकर उसके गुलाबी लबों पर झुका था बोसा देने के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं देखने तुम्हारे तरीके, दूर हटो, बहुत छिछोरे हो वैसे। वो उसके चौड़े शाने पे मुक्का रसीद करती हुई कुछ फासले पर हुई। मुबादा इब्राहिम अपने 101 तरीके में से किसी एक पर अमली जामा ही पहना न डाले। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी दिया? एक किस ही तो कर रहा हूँ, खून कौन सा खून पी रहा हूँ तुम्हारा? उसने दिया का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई थी। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं। इब्राहिम की नाक को अपनी अंगशत शहादत से छूती हुई प्यार भरे अंदाज में कहती जल्दी सी कोल्ड ड्रिंक के सिप भरने लगी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और अब उसे वापसी के लिए पर तोल रही थी। आजमाना चाहती हूँ मेरी तड़प को? सोच लो, ये मेरी तड़प ही थी जो तुम्हें 7 समंदर पार से मेरे पास यहाँ खींच लाई है। इब्राहिम ने उसके लबों के पास लगा लगा खाने का भूरा अपने अंगूठे के पूरे से साफ करते हुए गंभीर लहजे में कहा था। वाह, क्या बात है, मेरी किस्मत तो जैसे किसी काम की ही नहीं, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी तकदीर में लिख दी गई है। और इसका मतलब है कि तुम ये मानती हो कि हम दोनों को खुदा ने
ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، دنیا میں ہر انسان کا جوڑا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ بھی جذبوں سے چور انداز میں گویا ہوئی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ مشل مستقل میسیجز کر رہی تھی۔ گھر واپسی کے لیے 10 بج چکے تھے۔ رات کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں وقت ایسا پر لگا کہ گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دیر پہلے ان دونوں کا نکاح مغرب اور عشاء کے درمیان ہو گیا تھا اور اب کھانے کا دور چل رہا تھا۔ دیا نے وائٹ نیٹ کی میکسی کے اوپر دیدہ زیب مہرون رنگ کا بھاری کامدار دوپٹہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ لباس کو مشترکہ و مغرب کے دونوں رنگ دیے گئے تھے مشرق اور مغرب کے دونوں رنگ دیے گئے تھے اور اپنے پیارے سے عروسی لباس میں بالکل کوہ کاف سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے دیا کی چاہ کے مطابق کالے رنگ کی شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہم سفر کو مکمل مشرقی روپ میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے زندگی میں پہلی دفعہ مغربی لباس سے ہٹ کر خالصتاً مشرقی لباس شیروانی اور علی گڑھ کٹ پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ شیروانی میں بہت ہینڈسم اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ شہزادوں جیسی آن بان تو وہ پہلے ہی رکھتا تھا، لیکن آج تو وہ شہزادوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ شادی کی تقریب میرج بینکویٹ میں منعقد کی گئی تھی۔ نسیم صاحب نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پاکستان سے بلوا لیا تھا۔ دونوں فیملیز میں سے بہت خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ روزی نے نسیم صاحب سے کہا تھا کہ وہ ولیمہ پاکستان میں کریں گی، کیونکہ ابراہیم کے باپ سلیمان کے سگے رشتہ دار پاکستان میں ہی مقیم تھے۔ ان کی وجہ سے وہ چاہ رہی تھی کہ اب ولیمہ کی تقریب پاکستان میں ہو۔ اگر پورے چاند کی رات آج کی شب نہ ہوتی اور کچھ دن بعد ہوتی تو وہ ابراہیم کی شادی پاکستان میں ہی کرتی، لیکن بدقسمتی سے پورے چاند کی رات بہت قریب تھی۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ لوگ پاکستان جاتے اور وہاں جا کے شادی کی تیاریاں کرتے۔ بہت مبارک ہو نکاح ہمارا آپ کو جناب۔ وہ دونوں اسٹیج پر براجمان تھے۔ ابراہیم نے اپنی اور دیا کی سیلفی لیتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا تھا، خیر مبارک۔ اپنی مخروطی انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ حیا آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ جھکی نگاہیں، گھبرایا شرمایا انداز ابراہیم کو مبہوت کر گیا۔ میں بہت خوش ہوں آج تم آفیشیلی جو میری ہو گئی ہو۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے نگاہوں کے ذریعے دل میں اتر رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے ابراہیم، نکاح محبت کی پہلی منزل ہے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں گویا ہوئی، نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ یعنی ابھی اور منازل بھی طے کرنے باقی ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ نکاح کے بعد تم میری اور میں تمہارا بن جاؤں گا۔ دیا کی بات سن کر وہ بجھے سے انداز میں گویا ہوا، تمہارے نام پر میری زندگی لکھ دی گئی ہے، باقی کی منزلیں اب خود بخود ہم تک پہنچ جائیں گی۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتی ابراہیم کے مضبوط ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان بندھے اٹوٹ بندھن کا یقین دلانے لگی۔ شادی میں شریک لوگوں کے لیے یہ انوکھی شادی تھی جو مشرق اور مغرب دونوں کا تاثر دے رہی تھی۔ وہ دونوں دلہا دلہن آنے والے مہمانوں کی دلچسپی کا خاصا باعث بنے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور پھر دیا ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر ابراہیم کے ساتھ زندگی بھر کا سفر طے کرنے کے لیے رخصت ہو گئی۔ دیا ابراہیم کے بیڈ روم میں بیٹھی، سیج سجائے اس کی منتظر تھی۔ دل میں پنپتے انمول نرم گرم جذبات اس کے وجود کو گدگدا رہے تھے۔ بیڈ روم کی تھیم ایش وائٹ رنگ کی تھی جو کمرے کو مزید کشادہ اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ بیڈ کے اوپر سفید گلاب اور لال گلابوں کو بہت مہارت اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسی طرح ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی شیشے کے گلدان ان کے اندر پھول موتیوں کی مانند پر دیے ہوئے بہت حسین اور دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ دیا بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر زیب تن کیے گاؤن کی زپ کو اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر شیشے میں مڑ کر دیکھ کے صحیح کرنے کی کوشش کرنے میں لگی تھی۔ کافی دیر سے اس کو اپنی پشت پہ زپ والے حصے پہ چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ ابراہیم کے روم میں آنے سے پہلے وہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی، لیکن ہائے رے قسمت جس کو شاید ہی منظور نہ تھا۔ ہلکا سا کھٹکا کر کے ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تھا اور دیا کو خود سے آئینے کے سامنے بری طرح الجھتا دیکھ کر وہ گمبھیر چال چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جو شاید زندگی میں پہلے کبھی اس کے چہرے کو چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہے؟ وہ چونک کر پلٹی تھی، ہاتھوں کی حرکت تھم گئی تھی، اپنے آپ سے الجھتے ہوئے ابراہیم کے کمرے میں آنے کو محسوس ہی نہ کر سکی اور اب اپنی غیر دماغی کو دل ہی دل میں کوس کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں،
میں تو بس ویسے ہی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی تئی اصل وجہ ابراہیم سے چھپا گئی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں سراہنے کے لیے میں اور میری نگاہیں کافی ہے۔ خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو میری جان؟ وہ محبت اور جذبات سے پر لہجے میں گویا ہوا، مگر دیا کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اور اس کو ایک ہاتھ کمر پر واپس لے جاتا دیکھ ٹھٹکا تھا۔ تیوری پر بل پڑے تھے۔ میں اتنے رومانٹک موڈ میں ہوں اور تم ہو کہ میری طرف متوجہ ہی نہیں لگ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے پشت پہ تمہاری؟ ابراہیم نے کوہنی سے پکڑ کر دیا کو گھما کر اس کی پشت کو اپنی طرف کیا تھا۔ مجھے بہت دیر سے گاؤن کی زپ جلد پر چبھ رہی ہے، بہت جلن کا احساس ہو رہا ہے کمر پر۔ ابراہیم سے نظر چراتے ہوئے وہ مدعا بیان کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اتنی دیر سے جدوجہد کی جا رہی تھی۔ انداز شدید شرمندگی لیے ہوئے تھا اپنی بے چینی کا سبب بیان کرتے ہوئے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے سویٹ ہارٹ؟ تمہاری چبھن کو ایک سیکنڈ میں راحت میں نہ بدل دیا تو جو تم کہو گی میں آنکھیں بند کر کے مان لوں گا۔ شیشے میں جھلمل کرتے اس کے پرکشش وجود کو پرتپش نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے دیا کہ گاؤن کی زپ کو بہت احتیاط سے کھولا تھا۔ وہ شرم سے نڈھال سی ہو کر اپنی پلکوں کی آبشار کو عارض پہ جھکا گئی تھی۔ اس کے اندر ابراہیم کے چہرے کے تاثرات کو شیشے میں دیکھنے کی نہ ہمت تھی اور نہ سکت تھی۔ رش پڑ گیا ہے، بہت زیادہ ریڈش جلد ہو رہی ہے، نرمی سے کہتے ہوئے دیا کی پشت کو اس نے اپنے لبوں سے چھو لیا تھا۔ اب ٹھیک ہوں میں ابراہیم۔ وہ سٹپٹا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے لیے مزید ابراہیم کے دہکتے لمس اور اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کہا تھا نا کہ تمہاری پرابلم کو دور کر دوں گا، اگر کہیں اور کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے ہوئے وہ دیا کو دونوں شانوں سے تھام کر بیڈ گراؤنڈ کے پاس لا کر بٹھا چکا تھا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا بھرپور طائرانہ انداز سے جائزہ لیتے ہوئے دیا کے دونوں مخملی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر گویا ہوا۔ کیا میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں؟ وہ جاننا چاہتا تھا کیا دیا دل سے اس کو اپنا مان رہی ہے یا پھر اس کی چاہت کو محض قسمت کا لکھا جان کر تسلیم کر رہی ہے۔ نہیں، تم مجھے اچھے یا برے نہیں لگتے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں اپنا حال دل بیان کر رہی تھی۔ آج وہ اپنا وجود، اس میں اپنا دل و دماغ، اپنی سوچوں کو بھی ابراہیم کے حوالے کرنے چلی تھی۔ تو پھر کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ دیا کا جواب سن کر ابراہیم کے اندر کچھ چھن سی ٹوٹا تھا۔ تم مجھے صرف اور صرف میرے لگتے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ آج وہ اپنے وجود سمیت اپنا دل و دماغ، اپنی سوچوں کو بھی ابراہیم کے حوالے کر رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں تم میرے لیے کیا ہو؟ دیا کے دل فریب اقرار محبت کو سن کے ابراہیم کے دل میں محبت کے بجھے دیپ دوبارہ سے جل اٹھے تھے۔ میں جانتی ہوں، مسکرائی تھی ابراہیم کی محبت کو حاصل کرنے کی بے صبری دیکھ کر۔ اچھا تو پھر بتاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم کیا جانتی ہو۔ تمہاری زندگی بس مجھ سے شروع ہو اور مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے اور تمہارا سب کچھ میں ہوں۔ ابراہیم کی آنکھوں میں جھانک کر فخریہ انداز میں کہتے ہوئے بولی تھی، کیا میں تمہاری روح میں اتر سکتا ہوں؟ دیا کے کان میں پہنے حسین جھمکے کو اس نے چھیڑتے ہوئے کہا، انداز میں جذبات کی آمیزش گھل کر ایک ایک لفظ کو مہکا رہی تھی۔ تم میری روح سمیت مجھے بھی اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو۔ اپنا سر ابراہیم کے سینے پر رکھ کر وہ آنکھیں موم گئی تھی۔ اس کے سینے میں سر چھپا کر دیا کہ دل کو راحت مل گئی تھی۔ آج میں مکمل ہو جاؤں گا، تمہیں پا لینا میری زندگی کا حاصل ہے دیا۔ ابراہیم نے دیا کے گرد بازو پھیلا کر اس کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ برسوں کی تڑپ محض چند لمحوں میں تو مٹنے والی نہ تھی۔ تم نہیں ابراہیم، آج ہم مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔